हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज़ इंस्टीट्यूट में। पिछली जो हमारी क्लास थी मध्य प्रदेश के इतिहास की, उस क्लास में हमने शक वंश तथा सातवाहन वंश की उस क्लास में हमने शक वंश तथा कुषाण वंश की बात की थी। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश में जो विस्तृत मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो विस्तृत छोटे छोटे महत्वपूर्ण वंश थे, उन वंशों पर आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आभीर वंश की, बोधि वंश की, और उसके अतिरिक्त हम देखेंगे आज की इस क्लास में नाग वंश की। ठीक है, तो आभीर वंश, मग वंश तथा नाग वंश, इन तीन वंशों को हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। बोधि वंश को तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम आभीर वंश से। आभीर वंश का मध्य प्रदेश में क्या इतिहास है, क्या संबंध था आभीर वंश का मध्य प्रदेश से, इसे इस क्लास में समझते हैं। तो देखो, आभीर वंश जो है ये जनरली दक्षिण भारत में, आप बोल सकते हो कि ये जो महाराष्ट्र वाला और ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में यह जो वंश है ये एक प्रकार से इस वंश का प्रादुर्भाव हुआ था। मतलब मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, जो महाराष्ट्र से लगता मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, उस हिस्से में इस आभीर वंश का उद्भव हुआ, या आभीर वंश के शासकों की जो सत्ता थी वो मध्य प्रदेश के इस दक्षिण वाले क्षेत्र में थी, जो कि महाराष्ट्र से लगता हुआ क्षेत्र है। यदि हम बात करें तो अनूप प्रदेश की, अनूप प्रदेश मतलब कि खंडवा, खरगोन, असीरगढ़, ये वाले जो एरिया हैं ये जनरली आभीर वंश के अंतर्गत आते थे। ये मुख्यतः दक्षिण भारत में विस्तृत था, है ना। मध्य प्रदेश के दक्षिणी राज्यों में ये वंश जो है वो विस्तृत था, और मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं उन दक्षिणी क्षेत्रों में इसका प्रभाव था, जिसमें मुख्यतः खंडवा, खरगोन, है ना, जो निमाड़ वाला एरिया है ना, असीरगढ़ जो था आभीरों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था असीरगढ़। ठीक है, तो असीरगढ़ वाले क्षेत्र में मतलब अनूप प्रदेश अर्थात कि निमाड़ वाले क्षेत्र में आभीर वंश जो है वो विस्तृत था। पहला प्रश्न ही परीक्षक ये पूछेगा आपसे कि आभीर वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विस्तृत था, है ना। निमाड़ में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, इस टाइप के ऑप्शन होंगे। तो आपका उत्तर होगा आभीर वंश जो है वो निमाड़ वाले क्षेत्र में विस्तृत था, और इस वंश का जो संस्थापक था वो ईश्वर सेन था। ऐसा कहा जाता है कि जो सातवाहन वंश के शासक थे, उन शासकों को उस वंश के अंतिम शासक को पद से हटाकर ईश्वर सेन जो है अगला शासक बना। ईश्वर सेन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो सातवाहन वंश के पतन के पश्चात इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब सातवाहनों की जो सत्ता समाप्त हुई, उस सत्ता के समाप्त होने के पश्चात ईश्वर सेन ने स्वतंत्र होकर एक नए राजवंश की स्थापना की, जो कि आभीर वंश के नाम से विख्यात है। और हमें भारत में आभीर वंश से संबंधित मध्य प्रदेश के अतिरिक्त और भी कई सारे प्रदेशों में हमें आभीर वंश से संबंधित कई सारे प्रमाण मिलते हैं, परंतु हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए इतना ही जरूरी है, इतना ही आपके लिए काफी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वंश की, जो है मग वंश, है ना। मग वंश भी एक महत्वपूर्ण वंश था, मग वंश। ठीक है, मग लगभग द्वितीय सदी ईस्वी से लेकर गुप्तों के अभ्युदय तक मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। मतलब दूसरी शताब्दी से लेकर जब गुप्त साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, वहां तक जो मग वंश है, ये मग वंश जो है ये एक महत्वपूर्ण शक्ति था। इस वंश का विस्तार जो था वो वर्तमान बघेलखंड वाले क्षेत्र में था। हमने पढ़ा है ना भारत के भूगोल में, मध्य प्रदेश के भूगोल में, कि मालवा कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है, बघेलखंड कहाँ है ना। मैंने आपको सब समझाया था वहां पर। तो ये जो बघेलखंड वाला एरिया जो है ना, रीवा, पन्ना, बांधवगढ़ वाला ये जो बघेलखंड वाला एरिया है, इस बघेलखंड वाले एरिया में ये मग वंश जो है वो विस्तृत था। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो उसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में भी मगू की सत्ता थी, परंतु हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में बात करें तो ये जो है बघेलखंड वाले एरिया में विस्तृत था। कौन सा वंश स्टूडेंट? मग वंश।
इसकी जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मग वंश या मग वंश के शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, आपका उत्तर होगा वायु पुराण। राजधानी जो इसकी बताई जाती है वो बताई जाती है बांधवगढ़, है ना। रीवा मंडल जिसे लिखा गया है किताबों में, राजधानी थी इसकी बांधवगढ़। इस वंश का प्रथम शासक जो था वो भीमसेन था। अन्य शासक में हमें नाम मिलते हैं भद्रमग और शिवमग। इस वंश के सिक्के जो हैं वो बांधवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो मग वंश से इंपॉर्टेंट कुछ 2-4 फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे पहला तो ये कि ये बघेलखंड वाले क्षेत्र में विस्तृत था, राजधानी बांधवगढ़ थी, पहला शासक भीमसेन था तथा बांधवगढ़ से इस वंश के सिक्के जो हैं हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मग वंश एक इंपॉर्टेंट वंश था मध्य प्रदेश का। जब भारत छोटे छोटे जनपदों में विभाजित था तो उस वक्त जो है मग वंश एक महत्वपूर्ण शक्ति था। जब तक गुप्त शक्ति या गुप्त सत्ता भारत में स्थापित नहीं हुई उससे पहले मग जो था एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में उभरा हुआ राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें वंश की तो वह है नाग वंश। ठीक है, नागों के विषय में आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानियां हैं, है ना। आपने देखा हो ना नाग कन्या की कहानियां, है ना, जिसमें एक औरत एक स्त्री होती है, कन्या होती हैं जो नाग का रूप भी धारण कर लेती हैं, है ना, और मनुष्य रूप भी धारण कर लेती हैं। तो ये जो नाग वंश है, इस नाग वंश से संबंधित कई सारी कहानियां, कई सारी कथाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। कहा जाता है नाग वंश जो है ये नागों का वंश है। कई सारे कुल हैं इनमें, है ना, जिसमें तक्षक, बहुत सारे ऐसे कुल हैं नागों के, है ना। कोई 8 बताता है, कोई 5 बताता है। और भारत के कई सारे क्षेत्रों में जो था इस नाग वंश का जो था वो प्रभाव था। अगर हम यूपी वाले क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ पर इस वंश की एक शाखा थी, या हम यूँ बोल सकते हैं कि इस वंश की एक शाखा जिसने एक उपाधि धारण की थी भारा शिव की, है ना। ये आपने सुना होगा, जो अपने सर पर शिवलिंग को रखते थे, है ना, भार शिव की। तो नागवंश का इतिहास सिर्फ ये जो एक स्लाइड पर लिखा सिर्फ इतना सा इतिहास नहीं है। नागवंश का इतिहास एक बहुत विस्तृत इतिहास है, परंतु हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं हमारी एग्जाम से रिलेटेड। तो एग्जाम से रिलेटेड यहाँ से हमें ज़्यादा फैक्ट नहीं पढ़ना, बस इस वंश के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हमें कलेक्ट करना है। बाकी नागवंश से पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। 7 तरह के पाताल में इन्होंने खंड बताए हैं, है ना, कि जो पृथ्वी है, हम तो सिर्फ इतना सा बोलते हैं ना कि पृथ्वी के अंदर पाताल है, नहीं, पाताल तो सबसे आखिरी वाला तल है। उस पाताल से ऊपर 6 तल और हैं, है ना। जिन 6 तलों में नाग तल भी हैं, जिसमें ये नागवंश के लोग जो है, मतलब नागवंश से संबंधित वहाँ जो लोग हैं वो निवास करते थे और वो बाहर पृथ्वी पर आकर मनुष्य का रूप धर लेते थे, ऐसा भी इनके विषय में कहा जाता है ना। तो नागवंश का इतिहास बहुत विस्तृत इतिहास है। हम तो सिर्फ एक स्लाइड में थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे हैं मध्य प्रदेश से जो संबंधित हैं वो। चलिए, तो नागवंश का जो संस्थापक था वो वृषनाग को बताया जाता है और कहा जाता है कि इस वंश की जो राजधानी थी नागवंश की वो विदिशा थी। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। विदिशा से वृषनाग के हमें सिक्के मिले हैं। नागवंशी सिक्के हमें विदिशा, इंदौर, उज्जैन, त्रिपुरी, एरण, गोहद तथा नरवर से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस वंश के प्रमुख शासकों में स्कंदनाग, वसुनाग, बृहस्पति नाग, रविनाग, विभुनाग, भवनाग, प्रभाकर नाग, देवनाग तथा गणपति नाग का हमें नाम मिलता है। और गणपति नाग जो है ये संभवतः इस वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि समुद्रगुप्त की जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त अपनी इलाहाबाद प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख करता है कि उसने जब अपनी विजय यात्रा को बढ़ाया आगे, जब उसका विजय रथ आगे बढ़ रहा था तो उसके अंतर्गत उसने मध्य प्रदेश के क्षेत्र में नागों को हराया था, जिस इलाहाबाद प्रशस्ति में हमें गणपति नाग का भी नाम मिलता है कि समुद्रगुप्त ने इसे हराया था। मतलब गणपति नाग जो था इस वंश का अंतिम शासक था। ये जो वृषनाग था ना संस्थापक, इस वृषनाग का पुत्र था भीमनाग, जिसने राजधानी को विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित किया था। पद्मावती ग्वालियर के पास है, पद्म पवेया जिसको बोला जाता है ना। तो पवेया जो है वो उस समय का पद्मावती। तो इसने वृषनाग के पुत्र भीमनाग ने अपनी राजधानी को विदिशा से पद्मावती जो है वो स्थानांतरित किया था। पुराणों के अनुसार नागवंशी कन्या
जो थी वो थी रेवा, जिसका विवाह पुरुकुत्स से हुआ था, है ना। पुरुकुत्स, याद कीजिए जब मैंने आपको मध्य प्रदेश में वैदिक काल पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पर बताया था एक पुरुकुत्स के बारे में, अम्बरीश के बारे में, मुचुकुंद के बारे में, याद आए ये नाम आपको। और वहां मैंने आपको कहा था कि पुरुकुत्स का विवाह नागवंशी कन्या रेवा से हुआ था। आपको याद आ गया होगा, है ना, उस क्लास में मैंने आपको बताया भी था। तो इसी नागवंश की कन्या थी रेवा, जिसका विवाह जो है वो पुरुकुत्स से हुआ था। ठीक है, नागवंश के विषय में तो ये कहा जाता है कि ये वंश डायनासोर से भी प्राचीन है। मतलब इस धरती पर जब डायनासोर थे ना, मतलब डायनासोर का जो हम काल बताते हैं, जो जुरेसिक काल हम बोलते हैं जिसमें डायनासोर थे, तो ऐसा कहा जाता है कि ये नागवंश उससे भी प्राचीन है। ये नागवंश उससे भी प्राचीन है ना। ये इनके विषय में कहा जाता है कि ये पाताल के एक तल में रहते थे और ये नाग के साथ साथ मतलब ये मनुष्य का भी रूप जो है वो धारण कर लेते थे। इनके विषय में ऐसी कथाएं और कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो नागवंश से संबंधित ये फैक्ट्स हुए जो परीक्षक आपसे पूछ सकता है। अब देखो यहीं पर एक और वंश है जिसके विषय में भी पढ़ा जा सकता है और वह है वाकाटक वंश। ठीक है, वाकाटक वंश जो है ये भी मध्य प्रदेश में विस्तृत एक वंश था। तो वाकाटक वंश से रिलेटेड अगर हम कुछ बातें समझें या वाकाटक वंश के विषय में यदि हम देखें तो इतना हमें देखना है कि आखिर में ये वंश विस्तृत कहाँ था, है ना। इस वंश का जो विस्तार था वाकाटक वंश का वो कहाँ था। तो केपी जायसवाल जो है एक इतिहासकार, वो बताते हैं कि वाकाटक वंश जो था ये बुंदेलखंड का वंश था, है ना। मतलब ये वाकाटक वंश जो है ये बुंदेलखंड में विस्तृत था, है ना। आप दिमाग में रखिए कि वाकाटक वंश कहाँ था, तो बुंदेलखंड में। और विंध्य शक्ति जो है, विंध्य शक्ति नामक जो शासक था वो इस वंश का संस्थापक था, है ना। विंध्य शक्ति जो है वो इस वंश का संस्थापक था, किसका, वाकाटक वंश का। और इसकी जो राजधानी थी वो भी विदिशा को बताया जाता है कि वाकाटक वंश की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, है ना, वो विदिशा थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वाकाटक वंश से संबंधित जो आप दिमाग में रख सकते हो परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसका विंध्य शक्ति का बेटा था प्रवरसेन और जिसने मैसूर तक साम्राज्य का विस्तार किया था। मैसूर तक इसके साम्राज्य का विस्तार था। और नचना कुठार तथा जो पन्ना का गज अभिलेख है ना, नचना कुठार और जो गज अभिलेख है पन्ना का, उसमें हमें वाकाटक वंश से संबंधित शासकों की जानकारी मिलती है। मतलब नचना कुठार, है ना, व्याघ्रराज का जो नचना कुठार है तथा जो गज अभिलेख है पन्ना का, उससे हमें इस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ये भी एक फैक्ट आप याद रख ले। ठीक है, तो वाकाटक वंश भी एक उस तत्कालीन समय का एक महत्वपूर्ण वंश था जिसके विषय में आपको इतनी जानकारी होना चाहिए जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण वंश की ओर जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न परीक्षा में होते हैं और वह वंश है गुप्त वंश। एक मौर्य वंश और एक गुप्त वंश, ये दोनों काफ़ी पसंदीदा है टॉपिक इतिहास कारों के भी, और मध्य प्रदेश के इतिहास में जो प्रश्न पूछे जाते हैं चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, तो ये दोनों टॉपिक बहुत पसंदीदा है एग्जामिनर के। प्री में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं और मेंस में भी जो है वो यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जहां पर हम इस गुप्त वंश को शुरू करेंगे और गुप्त वंश को पढ़ेंगे। एक भी एंगल हम मिस नहीं करेंगे, सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक समझेंगे, जानेंगे, ताकि गुप्त वंश से संबंधित मध्य प्रदेश के संदर्भ में गुप्त वंश से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आए तो वो हमारा गलत न हो। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।